हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आपके इस चैनल पे घटना चक्र पूर्वावलोकन का श्रृंखला के क्रम में हम ये 9वां वीडियो है। आपने पिछले लेक्चर में मौर्य काल को देखा था। इस लेक्चर में हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम क्रम वाइज देखना शुरू करेंगे। ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि इस लेक्चर का लाभ आप तक पहुंच जाए जो पीसीएस और आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है और जिससे हमें ये ज्ञात हो गया है कि पीसीएस की परीक्षा जो है 27 अक्टूबर और आरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है। तो हमें इन दो एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए हम इस सीरीज को आगे बढ़ रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से आप सभी तक उन तमाम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन सब को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हमारे एग्ज़ाम में जो पीसीएस के पेपर हुए हैं पहले और जो आने वाले हैं उनमें कैसे हम एक सामंजस्य स्थापित कर ये पता कर पाएँ कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि कठिन परिश्रम के साथ साथ हमें स्मार्ट तरीके से भी काम करने की ज़रूरत है। तो आइए हम इस क्रम में देखते हैं कि आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो ये जो शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये है स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। जो इसका काल था वो 25 BC से 10 AD तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इस क्रम में जो आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। तो ये जो है अगाथोक्लीज है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिस पर वासुदेव कृष्ण और संकर्षण के चित्र उत्कीर्ण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है। तो हमें यहाँ इसमें पूछा हुआ है समसामयिक नहीं है, तो कौन नहीं है, बिंबिसार है, गौतम बुद्ध जी हैं और प्रसेनजीत हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। बिंबिसार की अगर बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य की एक वास्तविक संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है। ये हर्यक कुल से संबंधित है। ठीक है, प्रसेनजीत जो है कौशल महाजनपद के राजा थे, अगर महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध जो है 563 से 583 यानी कि उनका जन्म 563 ईस्वी में जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। मिनांडर जिस मिलिंद के नाम से जाना जाता है, मिलांडर जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है, उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक के राजा था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत जो है इसके समकालीन थे और मिलिंद जो है उसके समकालीन नहीं थे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन से, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख जो मिलता है वो है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन, जो कि 130 से 150 ईस्वी 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात गिरनार से प्राप्त हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा एक उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, तो इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो बिना बेगार के यानी कि किसी पारिश्रमिक के लिए बिना जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था वो थे रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि उसको मरम्मत कराया था, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा इसे बनाई गई थी। तो ये चीज़ बातें हमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि BPSC 68 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? तो हमने सेम टू सेम क्वेश्चन अभी पढ़ के आए हैं, रुद्रदामन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, कार्दमक क्षत्रपों में ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित हैं? तो ये जो है ताम्र से प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर ए, कार्दमक वंशी शासक की मुद्राओं को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग में जो है रजत मुद्राओं को रखा जाता है, जो 6 रातवंशी रजत मुद्राओं के निरंतरता का आभास कराते हैं, और द्वितीय वर्ग में जो है प्रोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को मैच कराइए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डिमेट्रियस, बी रुद्रदामन, सी गोंडोफर्निज और डी विम। तो आइए हम मैच कराते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो डिमेट्रियस जो है किससे मैच करेगा? वो हिंद यूनानी से मैच करेगा, और रुद्रदामन जो है हमारा शक से संबंधित है, ये आप जानते हैं। तो आइए मैच करा लेते हैं ए1 का ए का थर्ड। तो ए का थर्ड देखिए हमारा ऑप्शन ए की ऑप्शन से हमारा सही आंसर निकल आया, तो हमारा सही आंसर है सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। विम जो कुषाण से संबंधित है और गोंडोफर्निज जो है पल्लव से। ठीक है, इस क्रम में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो जो आरओ का और जो पेपर है और पीसीएस का जो पेपर है उसमें कालानुक्रम क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, तो इस टॉपिक से हमें अच्छे से देख लेना है। तो आइए देख लेते हैं कि पहले कौन है, शक कुषाण यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण या यूनानी कुषाण शक। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो है यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आरओ में क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो तांबे के सिक्के को जो जारी किए थे वो कुषाण थे, और कुषाण ने ही सोने के सिक्के भी सबसे ज़्यादा जारी किए थे। उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित जो है इसका श्रेय जो जाता है कुषाणों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों प्रकार के सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था, जैसा कि हमने बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो हमने अभी कहाँ पढ़ा है? कुषाण। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये जो है कनिष्क के काल में हुआ है। ठीक है, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो वो जो है विम कड़फिसेस को जाता है, जो कि कुषाण वंश के संस्थापक थे। विम कड़फिसेस कौन है? ये जो है कुषाण वंश के संस्थापक थे और ये इन्हें सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? तो ये जो है विम कड़फिसेस ने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें कुषाण वंशी शासक विम कड़फिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम के पिता थे, ने स्वर्ण सिक्कों को नियमित रूप से उपयोग में लाया था, जबकि कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्कों को प्रचलन में लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो अभी हमने पढ़ के आए हैं विम कड़फिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? तो ये जो है कार्तिकेय का अंकन है। यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य जो है दक्षिण पूर्वी पंजाब से लेकर राजस्थान के बीच था। इन सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का अंकन को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये जो है 81 ईस्वी सन है। 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा जो है मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये जो हुआ था 78 AD में हुआ था, यानी 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक तिथि जो है अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 और 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस दूसरे सम्मेलन में आम सहमति बनी कि उसका जो राज्याभिषेक है वो 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। इसी 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। उसी पर इन्होंने शक संवत को प्रारंभ किया था, शक संवत का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो विक्रम और शक संवतों में जो है 135 वर्ष का अंतर है। जो विक्रम संवत है वो 57 AD होता है और शक संवत जो है 78 AD होता है। तो अगर इन दोनों का अंतर देखें तो हमारा 135 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथि में किस एक के तदनुरूप है? तो ये जो है 22 मार्च या 21 मार्च, ये दोनों है। अगर हम बात करें चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह का, तो राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। समानतः जो 1 मार्च मतलब कि अगर एक चैत्र जो होता है वो 22 मार्च को होता है, अगर लीप वर्ष है तो 21 मार्च को होता है। ठीक है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, तो हमें इसमें क्या करना है? 2009 में शक संवत माने 78 ईस्वी को घटा देना है। तो अगर हम घटा देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1931 ईस्वी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड को सही अनुसार उत्तर अपन इंगित करें। तो जो हमारा सही उत्तर होगा, कनिष्क के समकालीन कौन है, तो वो जो है अश्वघोष थे और वसुमित्र थे, कालिदास नहीं थे, कंबन नहीं थे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अभी हमने पढ़ा कनिष्क काल के थे, कनिष्क के समकालीन थे। और निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो अश्वघोष थे और चरक थे और नागार्जुन थे। जो नहीं थे वो पतंजलि नहीं था। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो अश्वघोष गए थे, पार्श्व गए थे और वसुमित्र गए थे, तो विशाखादत्त नहीं गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख से में नहीं है? तो ये जो है श्रावस्ती जो है रबतक अभिलेख में नहीं है। अगर हम बात करें रबतक अभिलेख की, तो जो अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त हुआ था। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियल भाषा में लिखे हुए हैं। ये कुषाण वंश की जो शासक कनिष्क थे से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेखित है, जो साकेत है, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। इन 4 शहरों के नाम उल्लेख उसमें अवस्थित है, लेकिन श्रावस्ती नाम नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा यूपी आरओ में 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक और डी जीवक। तो अगर हम बात करें कि आयुर्वेदाचार्य जो है जिन्हें जो थे वो तक्षशिला में जो है चरक और जीवक इन दोनों ने शिक्षा को ग्रहण किया था। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर पीछे 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम बात करें वर्तमान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के अगर इतिहास में प्रसिद्ध का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र का ही होना है। यहाँ जो है अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों प्रकार के लोग सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत और बिंबिसार का राजवैद्य जीवक और चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो है हमें अयोध्या लेख से मिलती है जानकारी। ठीक है, अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक बृहस्पति का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहस्पति की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और अयोध्या लेख में इससे ये ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंग के जो पूर्वज थे वो उज्जैन के थे। शुंग तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण या कर्ण या गुप्त? तो हमारा जो गुप्त वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज किया वो है कर्ण वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी। शुंग वंश का अंतिम राजा जो है वो देवहूति था। उसने अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे ही कर्ण वंश कहा जाता है। तो शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ये जो है हमें याद देने रखने वाली बात है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक किस शासक को कहा जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वासुदेव। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे, उसने कहा कि विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया। विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इस कारण वर्ण व्यवस्था का रक्षक के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज आज के समय जो हो रहा है वर्ण संकर, उससे इसने रोका, वर्ण व्यवस्था को कायम बनाए रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्य के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, तो सिमुक निम्न वंश में से किसका संस्थापक था? तो जो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत में जो सबसे प्रभावशाली राज्य स्थापित हुआ वो सातवाहन ही था। और अगर पुराणों में इस वंश के संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो सिंधुक यानी सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिससे कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 37, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो जो था पांचाऊ। पांचाऊ जो था वो कनिष्क को हरा दिया था। अगर हम बात करें चीनी सूत्रों के अनुसार तो 73 से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी, पर पांचाऊ ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट होकर कुषाण शासक जो था उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अब समझ लो कि विवाह करने के चक्कर में चढ़ाई कर दी और असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार जो है इस कुषाण शासक की पहचान विम कैटफिशेस के रूप में पहचानते हैं। यद्यपि कनिष्क का राज्यारोहण जो है 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाता है। तो इतिहासकारों में ऐसा ही मतभेद बना हुआ है। हालांकि इससे यह पता हो जाता है कि आप अपने किसी स्वार्थ के लिए राज्य को बलि नहीं चढ़ा सकते, लेकिन उस समय राजवंश चल रहा था तो उसे विवाह के लिए ही अपने राज्य मतलब वही है जो अपना निर्णय सब कुछ है, राज्य का निर्णय हो जाता है। राजा के काल में निरंकुशता होती है तो यही होता है कि हमारा निर्णय राज्य का निर्णय बन जाता है। तो देश में लोकतंत्र बनी रहना चाहिए। जैसा कि अभी हाल में जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुई उसमें लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में किसी भी पार्टी को बहुमत जो है नहीं दिया हमारी जनता ने। तो इस समय जोड़ तोड़ और किसकी सरकार बनेगी ये सब बातें चल रही हैं। बाकी आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो अगर हम बात करें तो मौर्य वंश और कुषाण वंश, ये दो ऐसे वंश थे जो भारत की सीमा जो है भारत के बाहर तक विस्तृत थी। अगर सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य वंश की सीमाएं जो है पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत हो गई और काबुल और कंदहार आदि इसके भाग बन गया। और कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर फैल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 39, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। तो कुषाण काल में जो है बाल विवाह का प्रारंभ हो गया। कुषाण काल में जो है बाल विवाह का प्रारंभ हो गया और
स्त्रियों के उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु कम करके 8 वर्ष से 10 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मीनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो जो है बैराट से प्राप्त हुए हैं। हिंद यवन शासक जो मीनेंडर है उसके 16 सिक्के जो है बैराट से प्राप्त हुए हैं। इसकी मुद्राओं पर नाइक, एथेना और मुकुटधारी राजा का शीश आदि आकृतियों का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है हमें ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदबांड, ये हमारा सही नहीं है। कुषाण गंधार शैली से है, ये हमारा सही आंसर है। तो हमारा जो सही सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर बी। कुषाण शासक कंस के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, वो था गंधार शैली और मथुरा शैली, और जो अन्य युग में जो है सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, कला की गंधार शैली निम्न समय में फलीभूत हुआ, तो वो कुषाण शक के समय में अभी हमने पढ़ा। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? तो ये जो था 1:35 यानी 1:35 का था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राजवंश दिया हुआ है और सिक्कों के धातुएं दिए, यानी किस राजवंश में किस प्रकार के सिक्के चले ये हमें बताना है। तो कौन सा सूची सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो कुषाण जो है स्वर्ण और ताम हमने अभी पढ़ के आया है, तो हमारा ऑप्शन सही है। गुप्त जो है स्वर्ण और रजत ये दोनों सिक्के चलाए, तो ये भी सही है। सातवाहन जो है स्वर्ण सिक्के नहीं चढ़ाए थे। कलचुरी स्वर्ण और रजत और ताम्र, ये हमारा सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो हमारा सी जो है सही हो जाएगा। कुषाण ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। स्वर्ण सिक्के कहते हैं, कुषाण ने ताम्र सिक्के भी चलाए थे। गुप्त ने स्वर्ण और रजत और कलचुरी शासकों ने भी स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलाए थे। अगर सातवाहन की बात करें तो सातवाहन जो है स्वर्ण सिक्के को नहीं चलाया था। ये जो है चांदी, तांबा और शीशे और प्रोटीन के सिक्के का प्रचलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, कौन सा किससे मिलेगा। तो गंधार कला किससे है? तो ये कुषाण से संबंधित है, हमने अभी पढ़ के आया है। तो जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, यानी 1/3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन देख के हमारा आंसर निकल आया। तो ऐसे एग्जाम में भी हमें करना है, हमें एक बार पहले ऑप्शन मिला लेना है। अगर ये क्वेश्चन से मिल जाता तो हमारा समय बच जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसी 17 में पूछा गया था। तो गंधार कला कुषाण से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से, और मिलिंद पन्हू मीनांडर और तक्षशिलालेख प्रतीक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में जब तालिबान शासन आया तो उस बुद्ध प्रतिमा को उन्होंने तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया। जो कला शैली भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गंधार शैली कहते हैं। भारतीय यूनानी आकृति का जो सम्मिश्रण शैली है उसे ही गंधार शैली कहा जाता है। और इस कला शैली का प्रमुख संरक्षक जो है शक और कुषाण। कला का विषय बौद्ध मात्र होने के कारण इस कला को यूनानी, बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय एवं पारसी कला का? नहीं,
भारतीय चीनी कला का, नहीं। भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, नहीं। भारतीय तथा यूनानी कला का। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला या गांधार मूर्तिकला। तो हमारा जो सही आंसर है वो है गांधार मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण शक या शक कुषाण यूनानी। तो हमने अभी सेम क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, यूनानी शक कुषाण। भारत में जो आक्रमणों का सही क्रम है वो यूनानी शक कुषाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कह सकते हैं 522 से 486 ईसा पूर्व सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून एवं नक्श ए रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब एवं सिंध के कुछ भाग इस साम्राज्य में शामिल थे। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था जो चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट और सातवाहन। अगर इन चारों राजवंशों की बात करें तो इस चारों राजवंशों में जो सबसे पुराना राजवंश था वो सातवाहन राजवंश है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वंश के जो संस्थापक थे सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलते हैं? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या जो है 30 बताई गई है, जबकि वायु पुराण में इसकी संख्या 17 दर्शाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती, नारदुंग और नांदेड़ या दुर्ग। तो जो सातवाहनों की राजधानी थी वो अमरावती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। सातवाहनों की राजधानी जो है, सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जाति कहा गया है। इसकी आरंभिक राजधानी जो है अमरावती थी। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो वो थी प्रतिष्ठान, जो अभी पढ़ के आए हैं ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? पुष्यमित्र शुंग के लिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए या खारवेल या सुशर्मन के लिए? ये क्वेश्चन जो है यूपी आरओ 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित करना है। राजवंश दिया है और उससे संबंधित राजधानी दिया है। तो सातवाहन किससे मैच है? तो पैठन से है। और शुंग जो है, शुंग हमारा पाटलिपुत्र से संबंधित है। और
कंदब जो है चंदेल जो है महोबा से संबंधित है और कंदब वनवासी से। तो आइए मैच करा लेते हैं। ए का जो है फोर्थ से मैच होगा, बी का थर्ड से मैच होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है ए का फोर्थ और बी का थर्ड, तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि शुंग पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन और कंदब बनवासी और चंदेल महोबा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। तो अगर हम सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य को क्रम वाइज करेंगे तो ये क्रम वाइज ही दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें अभिकथन और दूसरे कारण को बताना है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ये सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो हमारा जो सही है कथन भी सही है और इसका तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो ये हमारा सही आंसर है। और वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवनसेन प्रथम था। तो ये हमारा गलत है। विंध्य शक्ति प्रवनसेन का पुत्र था। तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सातवाहन वंश के क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश का स्थापना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। अगर हम बात करें विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश का संस्थापक था और प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे। तो इस हिसाब से हमारा कथन जो 2 और 3 था वो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है। तो ये जो है अमरावती से जो स्तूप मिले हैं उसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है। और ये जो है आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नासिक गौतमीपुत्र सही सुमेलित है, हाथी गुम्फा खारवेल सही सुमेलित है और भीतरी पुलकेशिन द्वितीय ये नहीं सही सुमेलित नहीं है। गिरनार रुद्रदावन प्रथम ये सही सुमेलित है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शक्तिशाली शासक थे। इसके विषय में सूचना जो है इसकी माँ जो गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन के शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक शासन की घटना का क्रमवाद विवरण दिया गया है। अभितरी स्तंभ लेख जो है ये गुप्त शासन जो स्कंद गुप्त से संबंधित है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एलोह अभिलेख से है। ठीक है, जो प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। और रुद्रदावन प्रथम जो जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में स्थित है। इसमें विजयों, व्यक्तियों, कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। तो हमारा इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे इसको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, और उनकी सुसंगति नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट सही होता तब तो ऑप्शन ए मानते हैं, क्योंकि ये स्पष्टीकरण हो जाता। लेकिन अगर स्टेटमेंट ही गलत है तब कोई चांस ही नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 66, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा से जुड़ा है। अभी हमने ऊपर देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो ये जो है खारवेल जैन धर्म से संरक्षक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो खारवेल का झुकाव था। अभी ये क्वेश्चन सेम पढ़कर हम लोग आ रहे हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, या सातवाहन वंश से, या रट भोजक वंश से? तो चेदी वंश से था, अभी हमने पढ़ कर आया है। और अगर हम बात करें तो वो महामेघवाहन वंश से भी संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो था वो खारवेल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये जो है खारवेल शासक जो थे उससे, उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस खारवेल के बचपन और शिक्षा और राज्याभिषेक तथा राजा होने के 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इस शिलालेख में दिया गया। यह शिलालेख या यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो आप इस सेशन में बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कौन सा, ये बताना है। तो इनमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, ये हमारा सही है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, तो ये भी हमारा सही है। और खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है नहीं, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा है? तो वो जो है विधि के क्षेत्र में रहा है। अगर हम बात करें पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधित सुधारों से मिली है। जस्टिनियन जो थे वो रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा? तो ये जो है एक अज्ञात लेखक अज्ञात है, इस किसी को पता नहीं है, तो इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक पुस्तक जो है यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी में की गई थी। इसे एक अनाम व्यक्ति ने लिखा है, जिसमें भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेक्चर जो आएगा वो गुप्त, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो गुप्तोत्तर काल से संबंधित वीडियो आएगा, और वो हमारे इस श्रृंखला का 10वां वीडियो होगा, और ये हमारी श्रृंखला का 9वां वीडियो है। तो इस प्रकार हम क्रम वाइज और पूरे वीडियो को क्रम वाइज प्रीवियस के सारे क्वेश्चन जो घटना चक्र अवलोकन से दिए उन सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, और जहां एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ रही है हम उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। बाकी
तो आप इस लेक्चर में बने रहिए, इस सीरीज में और लोगों को जोड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप लोगों के लिए ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। और बस आप लोग बने रहिए चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।